हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ चले ज्ञान की ओर। जैसे कि कल मैंने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पहली वीडियो भेजी थी। आज उसका दूसरा वीडियो मैं आपको भेजूंगा, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के जो कारण है। नेपोलियन जो 1804 से 15 तक शासन करने के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद यूरोप जो था पूरा दो भागों में बटा, एक रूढ़िवादी और एक नया वर्ग। रूढ़िवादी वो थे जिसे हम सिस्टिजन, जिसे हम कह सकते हैं कि जो राजा रजवाड़े थे, जो पैसे वाले थे, जिनके पास सारे अधिकार थे। और दूसरी तरफ था नया वर्ग, जिसे हम गरीब लोग कहते हैं। ये गरीब लोग थे जो अपने अधिकारों की मांग के लिए लड़ रहे थे, जो बिल्कुल अपने आप को समझो असहाय महसूस कर रहे थे। यही गरीब लोग बाद में मध्यम वर्ग लोग बन गए। और जब मध्यम वर्ग लोग ये बने तो इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, एजुकेशन प्राप्त किया, अपनी मांगों को रखना शुरू किया कि भाई ये देश सभी का, ये राष्ट्र सभी का, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। इन्होंने अपने अधिकार मांगा, इन्होंने समानता का अधिकार माना, इन्होंने अपने आर्थिक अधिकार को मांगना शुरू कर दिया। यहां से युद्ध शुरू हुआ, सिस्टिजन वर्सेस गरीब। यहां से यूरोप में दो भागों में लोग बंटने शुरू हो गए, एक वो रूढ़िवादी और दूसरा नया वर्ग। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, मैंने एक चार्ट बनाया जिसमें उदारवाद जो है उसमें दो पहलू थे, एक राजनीतिक और दूसरा आर्थिक। राजनीतिक पहलू में स्वतंत्रता, कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले ताकि वो अपने अधिकार का, अपने कर्तव्यों का प्रयोग कर सके। दूसरा समान कानून सबके लिए समान, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो। सहमति से सरकार चले, जैसे कि लोकतंत्र में आप देख रहे हैं कि सहमति से सरकार चलती है। ये तो उनकी डिमांड थी राजनीतिक। और दूसरी थी आर्थिक यानी व्यवसाय से संबंधित, आय से संबंधित, बाजार की स्वतंत्रता। बाजार स्वतंत्र हो, कोई भी जाए कोई भी आए, आसानी से व्यापार कर सके, इस तरह के नियम कायदे बनाए जाए। राज्य प्रतिबंध हटे। आप जानते हैं कि अकेला जर्मनी 39 राज्यों का समूह था, और राज्य प्रतिबंध हटने का कारण इसलिए वो कह रहे थे कि अगर 39 राज्यों से सामान लाया जाता था तो 39 जगह में टैक्स देना पड़ता था। टैक्स इतना ज्यादा हो जाता था कि व्यापार करना असंभव था। तो जॉबलिन की संधि हुई, जर्मन के 39 राज्यों का संघ था, अलग अलग राज्यों को टैक्स नहीं होगा। इसमें एक सुधार हुआ कि 39 राज्यों के अलग अलग टैक्स का, राज्यों का टैक्स नहीं होगा। और जो मुद्रा, क्योंकि मुद्रा एक जैसी होनी चाहिए, तो मुद्रा को 30 से घटाकर सिर्फ 2 कर दी गई। तो ये उदारवाद लोगों की मांग थी, जिसपे कुछ अमल हुआ और जिसपे नहीं हुआ। लेकिन ये उदारवादी लोग निरंतर लड़ते रहे और अपना प्रयास करते रहे। दोस्तों, 1815 रूढ़िवादी का पुनः आगमन हो गया। जो भी प्रयब देश थे, उन्होंने नेपोलियन को हराकर एक रूढ़िवादी सरकार की, ब्रवो की सरकार की फिर से स्थापना कर दी। यहाँ पर नेपोलियन का अंत हो गया। यहाँ पे रूढ़िवादी सरकार यानी ब्रवो की पुनः सरकार स्थापित कर दी गई। पुरानी परंपराओं का आगमन हो गया। जैसे पहली पुरानी परंपराएं चल रही थी, उन्हें फिर से विस्थापित कर दिया गया और राजा रजवाड़े का राज्य फिर से स्थापित हो गया। ये जो कांड पूरा का पूरा नेपोलियन को हराने के बाद फ्रांस उसी स्थिति में पुनः पहुंच गया जिस स्थिति में वो पहले था। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि नेपोलियन ने 1804 से 1815 तक शासन किया। उसके बाद एक वियना की संधि हुई, क्योंकि आप जानते हैं 1815 में प्रैब देशों ने उसे मिलकर हराया, जिसमें पर्सिया, ऑस्ट्रेलिया, रसिया और ब्रिटेन शामिल थे। और उनके हराने के बाद एक वियना की संधि हुई। वियना की संधि यानी वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी थी। 1815 में संधि हुई। वहां से फिर एक वही पुरानी रूढ़िवादी सरकार को स्थापित किया गया, ब्रावो वंश का, जो एक रूढ़िवादी था। यहाँ रूढ़िवादियों को जीत मिली। वियना की संधि के कारण नेपोलियन हारा, और जीत किसको मिली? एक रूढ़िवादी सोच को फिर से दोबारा जीत करी, और बारबो वंश को फिर से एक बार राज्य करने का मौका मिला। और यहाँ पर जो जर्मन परिसंघ में कोई बदलाव नहीं। आप जानते हैं कि जर्मन 39 राज्यों का एक समूह था, उसके लिए कोई बदलाव नहीं किया गया। यहाँ उदारतावाद यानी जो मध्यम वर्गीय उदारवादी लोग थे, उनका उदारतावाद की हार हो गई और ये पूरे के पूरे जमींदोज हो गए। जमींदोज मतलब कि छिप गए जाकर कि
अब ये जो वंश है ये हमें प्रत्यारित करेगा, इसलिए जाकर छिप गए। यहाँ पे ड्यूक मार्टिनेज सोच चली, फ्रांस की सीमा पर कोई बड़ा राज्य नहीं बनाए, यानी फ्रांस के आसपास कोई बड़ा सीमा पे राज्य बनाए गए, पर कोई राज्य बनाए गए ताकि फ्रांस ड्यूक मार्टिन द्वारा फ्रांस की सीमा पर कई राज्य बनाए गए ताकि फ्रांस अपने आप को आगे ना बढ़ा सके। तो ये पूरा का पूरा चार्ट आपकी वियना की संधि का है, और वियना की संधि में पूरी तरह राष्ट्रवाद को कुचलने का काम किया गया, और फिर से एक जो हमारी रूढ़िवादी सरकार है उसे ब्रावो वंश के रूप में फिर से स्थापित कर दिया गया। इस तरह से नेपोलियन की हार के बाद 1815 में वियना की संधि ने फिर से फ्रांस में एक बार वहां पर लाकर एक रूढ़िवादी सोच को फिर विस्थापित कर दिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमें और इसे आगे बढ़ाएं चैनल को। आपका मैं चिर परिचित बिट्टू सर, तब तक के लिए आपको फिर से एक बार नमस्कार।